नमस्कार, एमएचओ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आज हम मौजूद हैं अपने खास कार्यक्रम खास मुलाकात में बीजेपी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के साथ। जानते हैं कि कितना मुश्किल है इस सफर जो उन्होंने अभी अभी संभाला है। कहें कि इस सफर में बीजेपी को अपने साथ ले जाना कितना मुश्किल राजनाथ जी के लिए होगा। इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी बीजेपी की जो स्थिति है काफी डावाडोल स्थिति नजर आती है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर किस तरह से संभालेंगे इस जहाज को, ये जानेंगे, क्योंकि लहरें बहुत तेज चल रही है। राजनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचओ न्यूज में। राजनाथ जी, सबसे पहली बात, जिस स्थिति में आप अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं, बहुत कुछ बदल रहा था। कुछ कहें कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी के अंदर कुछ आरोप लग रहे थे, कुछ नए नाम सामने आ रहे थे। पार्टी में गुटबाजी, अगर मैं कहूं, ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे गुट नजर आ रहे थे, और खासकर बड़े नेताओं के। ऐसी स्थिति में आपके अध्यक्ष बनने के बाद मुश्किलें आपको लगता है कि कुछ ज्यादा बड़ी हैं इस बार आपके लिए? देखिए, स्वतंत्र भारत में जब से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल और चरित्र कभी नहीं बदला है। जिस चाल और चरित्र को अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करते समय हमने स्वीकार किया था, उसी चाल और चरित्र पर आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कायम है। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसलिए चेहरे का परिवर्तन 2 साल पर, 3 साल पर, 4 साल पर बराबर हमारी पार्टी में होता रहता है। और मैं समझता हूं कि इसके पहले एक चेहरा था, उसके पहले दूसरा था, तीसरा था, और उसके बाद मैं आया। लेकिन सिंह साहब, यहां सवाल ये उठता है कि इस बार जो खबरें आ रही थी, आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आ रही थी कि इस बार चेहरा बदलने की तैयारी नहीं थी, बहुत ज्यादा जरूरत। मैंने स्वयं ये कहा था, मैंने स्वयं कहा था कि नितिन गडकरी को ही दूसरा टर्म दिया जाना चाहिए। और आपको इस बात की जानकारी होगी कि पहले जब मैं अध्यक्ष था यहाँ, तो उस समय केवल एक ही कार्यकाल तक कोई अध्यक्ष पद पर रह सकता था। उसके बाद उसने संशोधन किया। हाँ, लेकिन फिर मैंने ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नितिन जी के अध्यक्ष होने के बाद कि नहीं, इसमें संशोधन होना चाहिए। कोई अध्यक्ष लगातार 2 बार अध्यक्ष पद पर रह सकता है, लेकिन संशोधन हुआ। लेकिन राजनाथ जी, दिक्कतें शुरू हो गई। जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, जो कहती थी बड़ी अनुशासित पार्टी है, संघ से जो शिक्षा हमें मिली है, हमने बीजेपी की जो शुरुआत की है, हम एक लाइन पर चलने वाले लोग हैं, हम कभी अपने चेहरे को बदलते नहीं है। वहां वो नेता, जो बड़े नेता, या यूं कहें कि नेता से ज्यादा उम्मीदवार पैदा हो गए थे पार्टी के अंदर। नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं पैदा हुआ था। मैं स्पष्ट कर दूं कि लगभग इस बात पर हम सहमत थे कि नितिन जी अध्यक्ष पद दोबारा भी संभालें, लेकिन उनके ऊपर बेबुनियाद और निराधार आरोप जिस तरीके से लग रहे थे, उससे वो बुरी तरह आहत थे। हम लोगों के समझाने के बावजूद अंततोगत्वा उन्होंने फैसला कर दिया कि नहीं, मैं इस प्रकार के आरोपों से बहुत ही आहत हूं, इसलिए मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं। तब जाकर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठे और आम सहमत के आधार पर यह फैसला किया कि नहीं, अब तब यदि नितिन जी तैयार नहीं है तो राजनाथ सिंह जी अगली जिम्मेदारी संभालें। तो मैं अब ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। लेकिन राजनाथ जी, हमने नितिन जी से भी बात की, मैंने उनके साथ बातचीत की इस मुद्दे पर, जिन दिनों ये स्थिति चल रही थी, तो उन्होंने साफ तौर से तो नहीं, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहें कि चेहरा घुमाया, इतनी बात जरूर कही कि कहीं ना कहीं हाँ, जब दिक्कतें लगती हैं, जब आरोप लगते हैं, तो कुछ अपने भी बदल जाते हैं। उन अपनों से आशय पार्टी के उन लोगों से था? अब ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये उनका अपना अनुभव होगा, क्योंकि हम इस संबंध में हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है जी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, आपको लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल है अभी रास्ते? क्योंकि 2014 का जो हम कहें तस्वीर लेके चल रही है। तो मैं जानता हूं कि मैं कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं हूं, लेकिन यह बात मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने सारे सहयोगियों को साथ लेकर बड़ी से बड़ी चुनौती होगी, उस चुनौती पर विजय हासिल निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो रूट स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो आपको एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप, मैं राजनाथ जी कहूं, जिस तरह से आप सामने आए, और उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी समस्या बीजेपी में अब तक रही हैं, वो अब दूर हो जाएंगी। क्योंकि एक तो अनुभव की बात करी जाती है बार बार कि आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, एक अनुभव है, और कहीं ना कहीं पिछली बार जो कुछ हुआ, पिछली बार की जो चूक हुई या भूल हुई, या जहां तक आप ले जाना चाहते थे अध्यक्ष रहते हुए अपनी पार्टी को, वहां तक जो चीजें बीच में छूट गई, तो उन्हें लेकर एक उम्मीद है उन्हें कि अब एक ऐसा करिश्मा होगा कि बीजेपी की जो इफ बट और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूं, और अपनी तरफ से जो भी प्रयत्न होगा, मैं पूरी तरह से यह प्रयत्न करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है वह पहले से अपेक्षा की अधिक एक्टिव और इफेक्टिव हो, और साथ ही साथ हमारे पार्टी के जो वर्कर है, कार्यकर्ता हैं, उनका पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़े। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछली बार और इतना ही नहीं, मैं यह भी प्रयत्न करूंगा कि आज भारत की राजनीति, भारत के नेता और भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर से जो जनता का विश्वास धीरे धीरे कम हुआ है,
और मैं इस विश्वास के संकट को एक बहुत बड़ी चुनौती मानता हूं। हम सभी कार्यकर्ता जो भी भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले हैं, इस विश्वसनीयता के संकट को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हमें बराबर इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि हम सार्वजनिक मंचों से भी यदि भाषण करते हैं तो हमें वही बात बोलनी चाहिए जिसे हम कर सकें, यानी हमारे वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, कथनी और करनी, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हमको अपने आचरण और व्यवहार से भी जनता के बीच यह संदेश देना होगा कि हम अन्य राजनीतिक पार्टियों से किन्हीं न किन्हीं मामलों में भिन्न हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य का विश्वास तभी बढ़ेगा जबकि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से इसका संकल्प लेंगे और इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि भिन्न है हम अलग पार्टियों से, कि पार्टी विद डिफरेंस, अब डिफरेंसेस नजर आते हैं पार्टी के अंदर, यहां उसे दूर कैसे करेंगे? मैं बता दूं, ये सारी चीजें समाचार पत्रों में ज्यादा कुछ आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अधिक डिफरेंसेज हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो राजनीतिक विरोधी हैं, कोई बहुत गंभीर आरोप और कोई दूसरा लगा नहीं पाते हैं। तो उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को यदि जन सामान्य में धूमिल करना है तो यही कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत घमासान है। लेकिन मैं एक ही सवाल आपसे कहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी में घमासान होता तो आज मैं अध्यक्ष बना हूं, तो आम सहमत के आधार पर मैं अध्यक्ष कैसे बनता? बिल्कुल, यहां मैं इसी सवाल पर आता हूं। कांग्रेस की तरफ से बार बार यह भी कहा गया कि संघ का प्रभाव रहता है, कुछ आपके नेताओं से भी कहा गया कि संघ जिस पर नजर इनायत कर देता है वो वहां तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं, राजनीतिक मामलों में संघ कभी हस्तक्षेप नहीं करता। संघ क्यों हस्तक्षेप करेगा? हम जितने सारे लोग बैठे हैं यहां पर सभी संघ के स्वयंसेवक हैं जी। हाँ, हमें जरूरत यदि होती है तो हम संघ के लोगों से किसी मुद्दे पर अथवा किसी विषय विशेष पर समय समय पर बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? इसलिए बात करते हैं कि निस्वार्थ भाव से जिन लोगों ने अपना जीवन ही समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों का अपने जीवन का कुछ अनुभव भी होता है। उस अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी का जो स्वयंसेवक है वो कभी कभी उठाना चाहता है, इसलिए हम लोग उनके साथ। लेकिन संघ की तरफ से भी उंगलियां उठाई गई, संघ की तरफ से भी इस पूरे मामले में कहा गया, कुछ लोगों की तरफ से, मैं कुछ खास लोगों की बात कर रहा हूं, कि कहीं ना कहीं जो नितिन जी हैं उन्हें अध्यक्ष पद हटाने के लिए बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने साजिश रची थी, जिस तरह से उनके टैक्स के उनके ऊपर छापे मारे गए, आयकर विभाग के, इस तरह की बातें भी आई थी। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इस प्रकार की साजिश रचेगा जी कि उनके ऊपर छापे पड़ने चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अच्छा, क्यों आखिर जो बड़े नेता हैं, आप चाहे बात कर लें हम यशवंत सिन्हा जी की या जेठमलानी जी की, काफी बड़े नेता हैं, जब बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटा कार्यकर्ता है, उन्होंने कभी नहीं कहा। नहीं, मैं जिस तरह से वो बार बार कह रहे थे हम अध्यक्ष पद के लिए जाए, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए थे नितिन जी को लेकर, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं अब पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर, जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी अनुशासित है, लेकिन वो अनुशासन तब कहां चला जाता है जब ये दावेदारी की बात आती है। हमारे यहां तो अभी आज तक किसी ने दावा पेश नहीं किया। लेकिन नाम तो उठ रहे हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी जब हमसे मिलने आए थे तो उस समय भी उन्होंने अपना कोई दावा पेश नहीं किया। हम लोगों की तो 2 घंटे बात हुई, मौज मस्ती के साथ हम लोग आपस में बातचीत करते रहे, बहुत अच्छी बातचीत रही। लेकिन उन्होंने दावा पेश नहीं किया कि मुझे प्रधानमंत्री घोषित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी कभी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कुछ नेता तो कह रहे हैं उनका नाम, यशवंत जी कह रहे हैं, जेठमलानी जी कह रहे हैं। कहने को कोई भी कह सकता है, लेकिन उन्होंने कभी दावा पेश नहीं किया और न तो हमारे किसी अन्य नेता ने भी दावा पेश किया। शिवसेना ने आज सुषमा जी का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने भी दावा पेश नहीं किया। कहने को कोई कह सकता है फला बन जाए, फला बन जाए, फला बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, एक हमारा प्रॉपर फोरम है पार्लियामेंट्री बोर्ड। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही विचार विमर्श के बाद यह तय करता है कि किसको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना, नहीं करना, यह सब सारे जो फैसले होते हैं वो बराबर पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं और उचित समय पर निश्चित रूप से इस बात का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही होगा। लेकिन ये स्थिति जब पैदा होती है, मीडिया भी तब सवाल उठाने लगती है राजनाथ जी, जब आवाजें बहुत दमदार रूप से आती हैं। जेडीयू, जिस तरह से बयान आया जेडीयू के प्रवक्ता के कि अगर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो जेडीयू ना वो गुजरात में मोदी के साथ थी और ना वो केंद्र में मोदी के साथ करेगी। ऐसी बातें तब उठती हैं कि बहुत सशक्त तरीके से किसी की उम्मीदवारी पेश की जा रही है। उस पर क्या कहेंगे? क्या रहेंगे जेडीयू आपके साथ अगर ऐसी स्थिति होती है? हमारे यहाँ जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक न तो चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए और न तो प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए किसी ने न तो दावा पेश किया और न तो हमारे यहाँ कोई दौड़ होती है। अच्छा, यहां अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री के लिए होंगे। क्या बीजेपी पे अब दबाव है? क्यों आखिर यह भी एक विडंबना है कि प्रधानमंत्री एक काम कर रहा हो और दूसरे प्रधानमंत्री को पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया जाए। ऐसी पार्टी यदि है, लेकिन यहां हम ये कह सकते हैं कि हम ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को इरोड कर दिया उसी की पार्टी ने, जिस पार्टी की सरकार है।
इससे बड़ी विडंबना और क्या? लेकिन वो 2014 के लिए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं कि 2014 में उनके नेतृत्व में। यह तो देश को संदेश दे दिया कि आगे मनमोहन सिंह जी यदि सरकार बनती है, खैर बनेगी ही नहीं सरकार, यदि बनेगी तो ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये देश को बतला दिया। स्वाभाविक है, ऐसे प्रधानमंत्री की अथॉरिटी क्या रहेगी? लेकिन कहीं ना कहीं कैसे तो वो देश चलाएगा? लेकिन सवाल राजनाथ जी ये भी आता है कि इसका दबाव बीजेपी और मैं ये मानता हूं कि जब तक वो प्रधानमंत्री थे तब तक किसी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बार देश की सारी पूरी जो हमारी ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका एक मुखिया वो होता है। लेकिन सिंह साहब, एक सवाल तो ये भी है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दी अपनी तस्वीर, जनता के सामने साफ है कि वो किसके नेतृत्व, अगर वो वहां वोट करती है, ये फैसला जनता को करना है, तो वो कौन होगा उसका मुखिया, कौन सरकार चाहे? ये बताइए, किसके पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट किसको प्रोजेक्ट किया था? मनमोहन सिंह जी। लेकिन सोनिया गांधी जी को तो नहीं किया गया था। अगर तो उन्हें प्रोजेक्ट, इसके पहले किसको किया गया था? वहां नहीं किया गया था। देखिए, वैसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर ये सब सारे फैसले करती है कि हमको प्रोजेक्ट करना कि नहीं करना, यदि करना तो किसको प्रोजेक्ट करना। लेकिन अगर हम पिछले कार्यकाल की आपकी बात, और यहाँ वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा, चलिए वहां एक सेंट्रिक रूल है, सेंट्रिक है, एक आदमी या एक परिवार सेंट्रिक है, एक परिवार, लेकिन उसके बावजूद अनुशासन तो है। एक बार जिसका नाम ले दिया वो नीचे तक माना जाता है। हेल्दी डेमोक्रेसी में क्या एक परिवार की हुकूमत चलनी चाहिए? क्या आज भी राजशाही व्यवस्था हमारे देश? मैं परिवार नहीं, मैं कहूंगा अगर अध्यक्ष ने कोई फैसला ले लिया किसी पार्टी के तो वहां नीचे तक माना जाता है। हाँ। आपके यहाँ अभी की जो स्थिति है, जिस तरह की आवाजें आ रही है, वो थोड़ा सा वहां पे डिफर लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी फैसला होता है, हम जो भी कोलीग होते हैं आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श करने के बाद ही हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, अध्यक्ष उसको कन्वे करने का काम करता है। अध्यक्ष कभी अपनी अथॉरिटी को इंपोज नहीं करता है अपने लोगों के ऊपर, और होना भी नहीं चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। जहां राजतंत्र हो वहां चलेगा। इसका मतलब कि हम लोकशाही को ही, लोकतंत्र को ही पूरी तरह से नकार रहे हैं। जनता की आंखों में हम धूल झोंक रहे हैं। जनादेश की बात हम केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते हैं। लेकिन राजनाथ जी, पिछली बार जिस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में चुनाव लड़ा गया था, आडवाणी जी को 2008 में, 2009 में चुनाव थे, 2008 जनवरी में ही कैंडिडेट घोषित कर दिया। अभी भी वही वक्त हो गया, तो फिर आखिर देरी किस बात की? कहां, अभी तो जनवरी है, अभी तो 1.5 साल चुनाव है। पिछली बार भी 9 में चुनाव, जनवरी महीने में तो अभी ये हमारी दायित्व परिवर्तन हुआ है। अभी तो हमारी कार्यसमिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड गठित होने में महीने भर का समय लगेगा। आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि इतनी जल्दी हम? तो हम उम्मीद करें जल्दी ही इसकी घोषणा भी मिलने की, हमें जल्दी ही। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड गठित हो जाएगी, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। उस बैठक में फिर हम विचार करेंगे क्या करना, कैसे करना। उस बैठक में मोदी जी के नाम का विचार होगा? देखिए, ऐसा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। और सच, हम जैसे लोगों को तो सचमुच प्रसन्नता इस बात की होती है कि हमारी पार्टी में इतना लोकप्रिय नेता है। लेकिन किसके नाम का विचार होगा, किसके नाम का विचार नहीं होगा, इसे मैं पब्लिक डोमेन में अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि अध्यक्ष भले ही मैं हूं, लेकिन पार्टी का मैं भी अपने को एक अनुशासित कार्यकर्ता मानता हूं, इसलिए पब्लिक डोमेन में इस बात को मैं नहीं लाना चाहूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगी किसके नाम पर विचार करना, किसके नाम पर विचार नहीं करना। अगर हम व्यक्तिगत विचार की बात करें, को तोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत विचार, व्यवस्था को तोड़ने वाले नहीं है जी। लेकिन व्यक्तिगत विचारों की अगर मैं बात करूं तो आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? नहीं, व्यक्तिगत विचार को भी मैं अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं पब्लिक डोमेन में नहीं लाना। आप बताना नहीं चाहते हैं कि कौन आपके? नहीं करूंगा। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते हमें कहना भी नहीं चाहिए। किसी भी संगठन को अथवा किसी संस्था को चलाने का मर्यादित तरीका यही होता है। चलिए, अब आपकी पार्टी के लिए अब जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, ये पार्टी किस रणनीति पे चलेगी, पीएम कौन होगा, ये आप डिसाइड करेंगे, सब लोग बैठ के करेंगे। अब दिक्कत, जब से आपने अध्यक्ष पद संभाला, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपको नहीं लगता कांग्रेस के हमले ज्यादा बढ़ गए हैं? जिस तरह से गृह मंत्री साहब के बयान आते हैं, कांग्रेस करती है, आप कहते हैं आप सड़क तक बैठेंगे अगर वो वापस नहीं लेते हैं अपने बयान, जिस तरह से बयान दिए गए आरएसएस को लेकर, कैंपू को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे जी ने जो भी बयान दिया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो बयान था। किसी भी गृह मंत्री से इस प्रकार के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और भारत सरकार के गृह मंत्री के बयान का समर्थन पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के मुखिया हाफिज सईद ने किया है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद ने सारी दुनिया को यह बतलाने की कोशिश की है, जो दुनिया यह मानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है, बल्कि टेररिस्ट स्टेट यदि कोई है तो भारत है, हिंदुस्तान है। मैंने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में धूमिल कराने में अहम भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो भारत सरकार के गृह मंत्री के इस बयान ने निभाई है।
मैं समझता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्री को इस बयान को तुरंत वापस लेना चाहिए था। कैसे कह दिया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविरों में आतंक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मतलब राजनाथ सिंह ने भी वहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आडवाणी जी ने भी वहीं से किया है, अटल जी ने भी वहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, सुषमा जी, अरुण जी, जोशी जी, सब लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। क्या है सब सारे के सारे लोग आतंकवादी हैं? यदि हम आतंकवादी हैं तो हमारी अरेस्ट क्यों नहीं होती है? यदि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंक का प्रशिक्षण देती है तो इस भारत सिब्बी की तरह, लश्कर ए तोयबा की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को सरकार प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देती है? लेकिन और मुझे आश्चर्य और अधिक तब हुआ जबकि इतने गंभीर बयान पर, जो कि राष्ट्र के गौरव से, राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ यह सवाल है, उस पर न तो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी और न भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक लफ्ज भी बोलना उचित नहीं समझा। यदि ऐसे नेशनल प्राइड के इशू पर, राष्ट्रीय गौरव के सवाल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले, जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो उसके अध्यक्ष न बोले, क्या माना जाए? कैसे देश के मान सम्मान स्वाभिमान की लोग रक्षा कर सकेंगे? लेकिन क्या आज तक मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत में कभी भी दुनिया के किसी एक व्यक्ति ने कभी यह लांछित नहीं किया होगा भारत के संबंध में कि भारत एक टेररिस्ट स्टेट है। पहली बार एक आतंकवादी संगठन के मुखिया हाफिज सईद ने भारत सरकार के गृह मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए यह कहा, सारी दुनिया को मैं बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है बल्कि भारत टेररिस्ट स्टेट है। उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे हुए लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम ये अभियान चलाएंगे। भारत सरकार के गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए, संसद में बिठाएंगे, अथवा खेद भी व्यक्त करना चाहिए, और इस मामले को संसद के दोनों सदनों में, संसद प्रारंभ होते ही हम उठाएंगे। लेकिन आपने एक बात, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव के सवाल पर हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बिल्कुल। राजनाथ जी, आपने एक बात कही कि भारत की छवि धूमिल हुई अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम कहें जगत में जिस तरह की बात हुई, धूमिल करने की कोशिश हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो अभी समझौता ब्लास्ट से भी हुई थी, ऐसा तो नहीं हुई है? क्या मालूम नहीं है? इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FBI ने कहा है कि उसमें लश्कर ए तोयबा का हाथ है, सिब्बी का हाथ है? क्या यह जानकारी नहीं है कि यूएन ने भी रेजोल्यूशन किया है जिसमें कहा है कि लश्कर ए तोयबा का, चाहे समझौता एक्सप्रेस का कांड हो, चाहे अजमेर शरीफ का हो, चाहे ये मस्जिद का, मक्का मस्जिद का कांड हो, उसके पीछे उसका हाथ है। और भारत सरकार के गृह मंत्री को लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये आतंकवादी संगठन है, तो मैं ये कहता हूं कि वो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्यों नहीं प्रतिबंधित? अच्छा, आप पर भी बार बार ये कहा गया कि आप जेल में मिलने पहुंचे प्रभा जी से, अक्सर इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आपने सुने हो। वैसे मैं इतना मैं कहना चाहता हूं, कह भी चुका हूं कई बार, लेकिन उसके बाद भी बार बार यह बात आ रही है। मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं गया मिलने तो लोग कहेंगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं असत्य नहीं बोलता, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं। यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि यदि मैं मिलने गया था तो मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा। लेकिन हां, प्रज्ञा ठाकुर का जिस तरीके से हैरेसमेंट हो रहा था उसके संबंध में जरूर मैंने, कुछ हमारे चैनल्स के लोग रहे होंगे उनके सामने मैंने कहा था, कानून अपना काम करे लेकिन हैरेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, केवल इतना कहा था। मैं जेल में मिलने नहीं गया था। मैं इसलिए कहा कि इस राजनीति को मैं ठोकर मार दूंगा क्योंकि बराबर गलत बयानी इस तरीके की जा रही है। हमारे यह कहने के बावजूद इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि मैं गया था कि नहीं गया था। अच्छा, जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि 10 लोगों के जो नाम दिए गए आरएसएस की कि ये लोग शामिल हो सकते हैं, जो हो सकता है उसमें लोग हैं। बहुत सारे लोग जो आज कांग्रेस में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जा चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने भी वहां से आतंक का प्रशिक्षण प्राप्त करके कांग्रेस के मंत्री बने हैं। लेकिन काफी गंभीर आरोप, पूरे जनता के सामने जो आरोप लगाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हो जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के को गणतंत्र दिवस पर परेड करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेवक है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी राष्ट्रवादी संस्था आतंक का प्रशिक्षण देगी। जब भी संकट की घड़ी आई है, संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान हथेली पर लेकर इस राष्ट्र की सेवा की है। यहां आप जवाब देते हैं कि किस तरह से बीजेपी पर निशाना बनाया जा रहा है। जो भी वजह है, आप अपनी सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस अपने आरोप। मैं मीडिया के मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये नेशनल प्राइड का इशू है। इसे आम जो खबरें होती हैं उस तरह नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गंभीरता कहीं ना कहीं इसी की सच्चाई ढूंढने के लिए कि क्या कुछ नहीं हुआ, इसी के लिए मीडिया बार बार इन सवालों पर आती है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक स्तर पर आपकी परेशानियों की, आपकी दिक्कतों की और कैसे आप चलेंगे, जब आप पिछली बार थे कर्नाटक से बड़े अच्छे संबंध थे, येदियुरप्पा से आपके बड़े अच्छे संबंध थे,
अभी जो वहां पर समस्या चल रही है, अभी जो परेशानी है कर्नाटक में, उसे दूर करने के लिए अब हम कहें कि राजनाथ जी आ गए हैं और कहीं ना कहीं वो जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी? देखिए, सरकार के बारे में मैं कह सकता हूं कि हमारी कर्नाटक की सरकार के समक्ष कोई खतरा नहीं है। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मैं इसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूं और हमारा प्रयत्न यही होगा कि विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत कर्नाटक में हासिल करे और वहां हमारी सरकार बने। बिल्कुल, 2014 तो लक्ष्य है ही बीजेपी का, लेकिन 2014 से पहले आपकी तैयारियां 2013 में दिखेंगी, क्योंकि सेमीफाइनल मैच 2013 में ही है बहुत सारी जगहों पर। तो उसे लेकर क्या खास रणनीति? रणनीति क्या, मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में भी जीतेंगे, राजस्थान में भी इस बार जीतेंगे। नहीं, ये जीतेंगे तो देखिए हर पार्टी की तरफ से कहा जाता है, हर पार्टी की तरफ से सर्वे करा लीजिए, रुझान आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करूं, क्योंकि अभी की जो स्थिति है, क्योंकि आपका जो वोटर था, जो आपका कहें कि अपना वोट बैंक था, मिडिल क्लास आदमी, वो मिडिल क्लास आदमी आज बढ़ता नजर आता है। कुछ और पार्टी भी, मैं यहां पहले सवाल पूरा कर लूं राजनाथ जी, एक तरफ कांग्रेस उसमें सेंध लगाती नजर आई है, भले ही वो आज कांग्रेस से भी नाराज है क्योंकि महंगाई बढ़ी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुछ और जो पार्टियां आई हैं या जो रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने थोड़ा होल्ड बढ़ाया है उस मिडिल क्लास वोट बैंक पे। तो आपको नहीं लगता कि वो जो आपकी जेब में वोट बैंक था वो थोड़ा सा खिसक गया? पूरा सारा वोट बैंक पुनः जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियों को देख लिया है, यह भी देख लिया है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन केंद्र में आने के बाद सत्ता का सुख भोगने के लिए तीनों एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि चरित्र सबके सामने आ चुके हैं, अब आप अपना चरित्र की बात करें। महंगाई जितनी तेजी के साथ कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट की हुकूमत में बढ़ी है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो अपने को गरीबों की, दलितों की और पिछड़ों की मसीहा मानती हैं, वह कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट को समर्थन दे रही है, जिससे कि महंगाई बढ़ाने का काम किया है। और हर महीने महंगाई बढ़ रही है जिस गवर्नमेंट के आने के बाद। तो लंबे समय तक देश की जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं यहां अगर हम बात करूं कुछ ऐसे स्टेट्स की जहां आपके अलायंस भी रहे हैं और अभी तक बहुत ज्यादा आपका होल्ड नहीं रहा है, पंजाब में आप अलायंस में हैं, चलिए वहां पर बहुत अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, बहुत दिनों से बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहां अपने पैर जमाए, लेकिन अब तक हरियाणा में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जमा लेंगे। क्या खास रणनीति? मैं बार बार यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या वो तैयारियां होंगी? आप कहते हैं मिडिल क्लास हमारे वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव में ही जो परिणाम हरियाणा के आएंगे, उससे इस बार यह स्पष्ट संदेश चला जाएगा कि अगली सरकार हरियाणा में किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बननी जा रही है। 26 साल की उम्र में आप पहली बार विधायक बने। बिल्कुल ठीक सर, बहुत लंबा वक्त, आपने बहुत सेवा की बीजेपी की, संघ की, और आज मैंने कोई ज्यादा सेवा नहीं कर पाया हूं, यहां तक आप पहुंचे हैं। इस अनुभव को आज की स्थिति में, क्योंकि आज आप अध्यक्ष हैं, आज की स्थिति में वो कहते हैं ना कि जितना ज्ञान मैंने पाया इस संसार से वो उड़ेल दिया एक कटोरे में, तो हम माने कि इस कार्यकाल में वो कटोरा पूरा लबालब रहेगा आपके उन अनुभवों से? नहीं, उस अनुभवों के कटोरे को लबालब भरने के लिए जितने भी आदरणीय अडवाणी जी से लेकर जितने भी हमारे लोग हैं, सबके अनुभवों से ही उस कटोरे को लबालब भरने की मैं कोशिश करूंगा। मैं कहता हूं कि मैं कोई बहुत करिश्माई व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं और सहज तरीके से जिंदगी जीने में ही मैं विश्वास करता हूं। बिल्कुल राजनाथ जी, एक दो तीन चीजें और मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर हम बात करें, अभी तक देखा गया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बीजेपी में, अभी तक जो देखा गया, कुछ लोग अलग अलग जगहों पर मीटिंगों की खबरें आती हैं, मीडिया तक भी आती है कि कुछ लोग वहां कर रहे हैं, कुछ लोग वहां कर रहे हैं। तो अब आगे मैं कहता हूं जो हुआ उसे अगर हम एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अब आगे अगर कोई मुद्दा है, चाहे वो देश से जुड़ा है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा है, बीजेपी एक झंडे के नीचे नजर आएगी? मैं समझता हूं कि आज तक मुझे तो याद नहीं है कि कभी किसी मुद्दे अभी हाल ही में नजर आए थे, सुषमा जी अलग मीटिंग कर रही थी, आडवाणी जी अलग कर रहे थे अध्यक्ष जी के पद के मुद्दे पर। नो, ऐसा बिल्कुल कोई मीटिंग नहीं होगी। मैं पूरी नहीं हुई, ये पूरी बात आपको एकदम आश्वस्त होकर मैं बोल रहा हूं। कहीं पर कोई मीटिंग, यदि यह खबर थी तो मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की खबरें पूरी तरह से गलत थी, बेबुनियाद थी, निराधार थी। 3 साल पहले अपने कार्यकाल आपका खत्म हुआ, पिछले बार का अध्यक्ष पद का। आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे ऐसे आपके भविष्य के प्रोग्राम होंगे जिन्हें आप लेके चले होंगे, जो पीछे छूट गए होंगे। उसके बाद गडकरी जी आ गए, उसके बाद आप दोबारा से अब आप इस पद पर आए हैं, तो क्या आप 2009 से शुरुआत करेंगे या इस बार 2013-12 से शुरुआत करेंगे? नहीं, मैं मानता हूं 2009 से लेकर 2012 तक नितिन गडकरी ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। मतलब आप उन्हें आगे बढ़ाऊंगा तो सबके सहयोग से ही आगे मैं बढ़ाऊंगा। अलायंस को लेकर कैसे चलेंगे आप आने वाले, क्योंकि अभी गठबंधनों का धर्म निभाना बहुत मजबूरी होगी। अलायंस का जहां तक संबंध है, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से बेहतर संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। बेहतर संबंध माने कि किसी के साथ कटुता नहीं, दुश्मनी नहीं,
हमारा विरोध होगा तो राजनीतिक मुद्दों पर विरोध होगा, बिल्कुल वैचारिक विरोध होगा, एक सैद्धांतिक व्यक्तिगत विरोध हमारा किसी के साथ नहीं होगा। और दूसरी चीज, यहां तक एनडीए का प्रश्न है, हमारे अडवाणी जी एनडीए के चेयरमैन हैं और शरद यादव जी उसके कन्वीनर हैं, तो एनडीए का कैसे विस्तार हो, ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एनडीए का विस्तार हो। अक्सर बीजेपी के तमाम नेताओं से मैंने बात की तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। लेकिन क्या मैं उम्मीद करूं जो ये मनभेद अब मतभेद में बदलते नजर आते हैं, मतभेद में कभी नहीं बदलेंगे? मनभेद हमारे यहाँ होता ही नहीं जल्दी। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हमारे यहाँ जब मतभेद हो जाएगा तो फिर पार्टी में मैं वही कह रहा हूं, क्या मतभेद ही रहेंगे या ये मनभेद में तब्दील दिख रहे हैं? नहीं, मतभेद में हमारी जो कोशिश ये होगी कि मतभिन्नता तो रहे, मतभिन्नता रहनी भी चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी में, हेल्दी डेमोक्रेसी में यह स्वाभाविक है, यह होना भी चाहिए। मतभेद की स्थिति भी न पैदा होने पाए, मतभिन्नता रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे, यह तो चलेगा, यह होना भी। लेकिन अनुशासन में रहे, अनुशासन में रहे। अनुशासन का तो महत्व है, अनुशासन तो, क्योंकि जिस तरह अनुशासन अगर बिगड़ता है तो उसकी छवि खराब होती है, बिल्कुल छवि खराब होती है। और मैं समझता हूं कि कम से इसकी कोशिश करेंगे आप, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की बात आई। पूरी तरह से मैं प्रयत्न करूंगा, बातचीत करके अथवा जैसे होगा इन सब सारी चीजों को ठीक कर। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है और दिल्ली में आप काफी, अगर हम कहें, सालों से इंतजार में है कि कब दिल्ली की सत्ता पर आए, तो दिल्ली के लिए कुछ खास तैयारी आपकी तरफ से मिलने जा रही है? लेकिन तैयारी क्या, मैं तैयार, कौन होगा आपका दिल्ली के भी चेहरे अगर हम पूछे? रणनीति का कभी खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बताया तो जा सकता है कि युद्ध का मैदान कहां सजाया जाएगा। नहीं, युद्ध का मैदान कोई ये युद्ध नहीं है, लेकिन राजनीति का वैचारिक युद्ध तो है। कांग्रेस से इस देश को बहुत ही निराशा हुई है जी। और मैं समझता हूं कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ होने ही वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। एक आखिरी सवाल राजनाथ जी, बीजेपी की अब प्रेफरेंस लिस्ट की अगर हम बात करें, आगामी कार्यक्रमों की अगर हम बात करें कि हां अब हमारा मुद्दा ये है, हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि अब तक यूपी आपको बहुत सारे मुद्दे थाली में सजा कर दे चुकी है, लेकिन अभी तक आप उन्हें, मैं ये कहूंगा कि भुना नहीं पाए। एक मजबूत विपक्ष के रूप में जितनी मजबूती आप दिखा सकते थे उसमें कमजोर हम कहीं नहीं। संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिपक्ष की भूमिका जिस तरीके से सुषमा जी और अरुण जी ने निभाई है वो मैं काबिले तारीफ है। और मैं कह सकता हूं कि एक भी मुद्दा कोई ऐसा नहीं कह सकता है कोई कि उस मुद्दे को हम लोगों ने छोड़ा हो जो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ इस सरकार के द्वारा जनता तक नहीं पहुंच पाई वो आवाज। नहीं, जनता तक पहुंची है। आप जनता के बीच जाइए तो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं 2014 में जब आप जनता के बीच जाएंगे, जनता इस बात का फैसला करेगी कि कमल के साथ चलना है, हाथ के साथ चलेगा। इतना कीचड़ कर दिया है कांग्रेस लेडी गवर्नमेंट ने कि उसके बाद उसमें कमल ही कमल खिले। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी, आपने हमसे खास मुलाकात की। फिलहाल हम अपने दर्शकों को कितना कहना चाहेंगे, राजनाथ जी नई सोच, नए भविष्य की नीतियों के साथ सामने आए हैं और उनका मानना है कि किसी भी तरह का कोई मतभेद पार्टी में नजर नहीं आता है। मतभेद हो तो वो उससे खुश है, क्योंकि वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद दूर दूर तक नहीं है। उनका कहना है कि 2014 में जनता ही फैसला करेगी। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि राजनाथ जी तो बार बार कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को नहीं बीजेपी को चुनेगी, लेकिन फैसला आपको करना है। आप ही फैसला करें कौन सही उम्मीदवार आपको नजर आता है, किस पार्टी पर आपको भरोसा है। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय राजनीति में इस वक्त जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा सम्मानजनक नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कोशिश की जानी चाहिए तमाम राजनेताओं की तरफ से भी और हम और आप लोगों की तरफ से भी कि हम सोचें, समझें और इस राजनीति को बदलने की छोटी सी कोशिश करें, तभी हमारा देश विकास कर पाएगा। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद विमर्शन न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।